वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 21 सितंबर 2022 के करंट अफेयर जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से आपका लिया गया है। आज की जो सबसे प्रमुख खबर है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका जनरल स्टडी से फर्स्ट से संबंधित है और ये है आपका मॉनसून। हम सभी को पता है कि मॉनसून जो है उसका अंतिम पड़ाव है, एक तरीके से अंतिम चल रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस न्यूज़ के जरिए ये कहा गया है कि राजस्थान में दक्षिण, अगर अब देखा जाए तो दक्षिणार्ध हिंदू में दिया गया है कि भाई पश्चिम मानसून को जल्द ही वापसी शुरू, अर्थात मानसून जा रही है। सिंपल सी बात है। ऐसा कहा जा रहा है समाचार के तहत कि सितंबर के अंत के साथ भारत में मानसून का मौसम समाप्त हो रहा है। मानसून हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसून एक अरबी भाषा है जो कि वेदर वातावरण भी इसको कहा जाता है। तो भारत का जो मानसून जो है, हमारी जो कृषि है, जैसा भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषि प्रधान देश होने के नाते जो है भारत मानसून पर निर्भर करता है। अब मानसून जो है समाप्त हो रही है, खास करके आप पश्चिमी अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तरी वाले क्षेत्र में राजस्थान से इसकी समाप्ति हो रही है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि मानसून का पीछे हटना या कि वापसी, या इसको रीट्रीट मानसून भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो उससे संबंधित कुछ मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या ऐसा होता है कि मानसून भारत से वापस जाती है। तो इस न्यूज़ में आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपके भूगोल से संबंधित बन सकता है। भारत के मौसम से संबंधित भूगोल से प्रश्न आपको बन सकता है और आपके प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकता है कि मानसून का पीछे हटना या रीट्रीट मानसून भी इसको कहते हैं। इसके तहत ये कहा गया है कि जो मानसून का पीछे हटने का मतलब यहाँ की भारत की जो उत्तर पश्चिम हिस्सों हैं, खास करके राजस्थान गुजरात वाले जितने भी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में मानसून जो है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अर्थात भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से पर कम वायु दबाव का क्षेत्र। अब क्या पॉइंट, सबसे पहले कम वायु दबाव के क्षेत्र के कमजोर होने के कारण और इस तरह से दक्षिण की ओर से आईटीसीजे की क्रमिक संक्रमण के कारण जो है मॉनसून धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब इस क्षेत्र में वायु का दबाव, जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उस प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि दक्षिण की ओर जब आईटीसीजे से क्रमिक संक्रमण से जब लेता है तो एक कारण यहां पर यह भी होता है कि भूमध्य रेखा की ओर सूर्य का स्पष्ट परिवर्तन, अर्थात इक्वेटर की तरह जो है हमारा सूर्य मूव करने लगता है। परिणाम ये है, हालांकि सूर्य तो मूव नहीं करता है, हम मतलब कह सकते हैं कि इक्वेटर की तरफ पृथ्वी की बात आती है, तो यहां पर भूमध्य रेखा की ओर सूर्य स्पष्ट परिवर्तन होता है। तो टेम्परेचर, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो परिणाम ये होगा कि वायु का दबाव कम होगा और धीरे धीरे मानसून जो है वहां से व्यापक बारिश के कारण तापमान में गिरावट हो जाती है। नतीजन ये होता है कि वायु दबाव कम होने लगता है और वायुमंडलीय दबाव को इस प्रकार से बदलाव के कारण आप दक्षिण पश्चिम के इलाके में मानसून धीरे धीरे पीछे हट जाता है, अर्थात समाप्त होने लगती है। यह क्षेत्र खास करके पश्चिमी राजस्थान से सितंबर से पहले सप्ताह तक शुरू हो जाती है और ये महीने के अंत तक राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्र और मध्य हाईलैंड से ये वापस चला जाता है। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि आखिर मानसून जो है पीछे क्यों हटती है, इसके पीछे का कारण क्या है, वायु का दबाव क्यों कम होता है, तापमान में भी गिरावट क्यों आता है। इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये न्यूज था आपका द हिंदू का न्यूज था, इससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। ये भूगोल का प्रश्न यहां से बन सकता है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा आपका जो करंट अफेयर का है, आप देख सकते हैं दूसरा सबसे प्रमुख समान अध्ययन सेकंड से संबंधित है और सेकंड से संबंधित है। इस पर यह चर्चा की गई है कि चीन, हमारा जो पड़ोसी मुल्क, आप सभी को पता है अक्सर भारत और चीन के बीच में और डोकलाम को लेकर या लद्दाख में वाले रीजन या अरुणाचल प्रदेश में तरह तरह के ऐसे घटनाएं आपको देखने को मिलता है। भारत और चीन जो है आपस में मुठभेड़ देखने को मिलता है। इसी दौरान में हमारे जो भारत के नेवी जो है, नेवी के चीफ जो हैं एडमिरल आर हरि कुमार ने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 49वें वार्षिक प्रबंधन सम्मेलन में भारत के सामने जो मौजूद सुरक्षा की चुनौतियों को लेकर उन्होंने एक प्रश्न उठाया और कहा कि जो भारत के पास जो है
चीन से संबंधित जो मुद्दे हैं या जिस प्रकार से चीन जो है भारत, ये हमारे दक्षिण हिंद महासागर में जिस प्रकार से उसका जो देखा जा रहा है, इससे भारत के लिए काफी कंसर्न है। क्या है इसके मुख्य बिंदु, इस पर हम चर्चा करते हैं। मुख्य बिंदु ये है कि चीन एक तरीके से एक विकट चुनौती है हमारे लिए, और ये विकट चुनौती बना हुआ है कि हिंद महासागर वाले क्षेत्र है जिसको हम IOR कहते हैं, इंडियन ओशन रीजन कहते हैं, उसमें अपनी नौसैनिक उपस्थिति को सामान्य रखने के लिए समुद्री डकैती विरोधी अभियान को लाभ उठाकर न केवल भारत की भूमि सीमा के साथ बल्कि समुद्री क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति बनाए हुआ है। अब यह है कि यह कह रहा है कि भाई चीन की जो नौसेना हिंद महासागर में हमेशा प्रेजेंट रहती है, और ये प्रेजेंट रहने के कारण जो है भारत इस बात का कंसर्न है कि चीन अक्सर ये कहता है कि हम जो समुद्री डकैती है, हमारा जो सामान मालवाहक ये सब हमारे चीन में आता है, तो उसके बचाव के लिए हम अपनी नौसेना को हिंद महासागर में हम तैनात रखते हैं। लेकिन ये भारत के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि चीन सिर्फ ये कह सकता है कि जो समुद्री डकैती विरोधी अभियान है उसको लेकर नहीं, चीन 2008 से ही एंटी पायरेसी ऑपरेशन के नाम पर इंडियन ओशन रीजन में अपनी उपस्थिति बनाए रख रहा है। आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी समय चीन की नौसेना इकाई चाहे तो युद्धपोत या अनुसंधान जहाज या IOR में संचालित कर लेते हैं। चीनी मछली पकड़ने के जहाज को देखा जा सकता है। यहां तक कि चीन जो है जब्ती के बेस पर आपका जिबूती हुआ, आपका श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, पाकिस्तान हुआ, इन अन्य देशों में विन बंदरगाहों पर अपना बेस बना के रखता है। मतलब कह सकते हैं कि गले की मोतियों की तरह भारत को इनडायरेक्टली वो घेर के रखा हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी एक चुनौती है हमारे लिए। और इसी चुनौती के समाधान को लेकर हमारे चीफ जो नौसेना के जो हेड हैं वो इस पर बातें कर रहे हैं। तो इस पर कंसर्न वाली बातें हैं, इस पर सोचने वाली बातें, इससे संबंधित इस पे मुद्दे पर बात की गई है। बात तो सत्य है ना। तो इससे संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपका तीसरा सबसे प्रमुख है आपका EWS कोटा को लेकर। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान के संशोधन 101 में EWS कोटा से संबंधित बात की गई है। सॉरी 101 में, नॉट 103 के अंदर में। तो EWS कोटा से संबंधित बात की गई है। SC ST और OBC के अधिकारों को समाप्त नहीं करता है। मतलब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया था, याचिका डाला गया था। याचिका के तहत यह कहा गया कि EWS का जो कोटा है SC ST और OBC के, है ना, उसके अधिकारों को हनन करता है। अभी ये द हिंदू का न्यूज है आज का, इंडियन एक्सप्रेस में भी कहा गया कि EWS कोटा जो है समुदाय के अधिकारों को हनन नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय में ऐसा कहा गया, और ये कहने वाले व्यक्ति हैं AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने हाल में संवैधानिक पीठ के समग्र उसके सामने प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो 10% जो कोटा है SC ST OBC के अधिकारों को हनन नहीं करता है, क्योंकि SC ST और OBC को पहले से ही 50% कोटा मिल चुका है, और ये 10% का जो कोटा है उन 50% में से है। तो किस प्रकार से EWS कोटा OBC SC ST के अधिकारों को हनन करेगा? ये ऐसा उन्होंने काउंटर जवाब ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया, और कहा कि भाई ये हनन नहीं करता है। पिछड़े वर्गों के लिए पहले से ही 50% का आरक्षण स्वतंत्र EWS कोटा दिया जा चुका है। तो याचिका करता हूं, तो आपका ये प्रश्न पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में कि EWS कोटा क्या है, हमारे संविधान में इसको कहां पर स्थान दिया गया है, इसके पीछे के कारण क्या है। ये आपके प्रश्न इससे संबंधित आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बन सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या होता है क्या नहीं, तो ऐसा इसके बाकी के अन्य वीडियो में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो सबसे प्रमुख न्यूज है, आप देख सकते हैं कि सबसे प्रमुख न्यूज की अगर हम बात करें G20 को लेकर, आप सभी को पता है कि कश्मीर G20 के लिए किए बैठक से संभावित स्थानों में से एक माना जा रहा है। हम सभी को पता है कि हमारे आगामी G20 की जो बैठक भारत में होने वाला है, और भारत में ये विमर्श किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आखिर कौन सा स्थान G20 के बैठक के लिए लाभप्रद और या कह सकते हैं कि सुमोलित होगा या बेहतर होगा, है ना। इसमें संभावित स्थल में कहा गया कि भाई
कश्मीर हो सकता है बेहतर स्थान है, सिल्लीगुड़ी की भी बात कही गई है, यहां तक कि कच्छ और रन की बात कही गई है। ऐसे 3-4 ऐसे स्थान है जिस पर सरकार का विचार है कि G20 वहां पर होनी चाहिए एक गंतव्य के रूप में। हालांकि नतीजन ये हुआ कि गंतव्य के रूप में फाइनल जो है जम्मू और कश्मीर को बात करने की बात की जा रही है। कूटनीतिज्ञ की तरीके से देखा जाए, कूटनीति के माध्यम से देखा जाए, डिप्लोमेटिक विचारधारा से अगर देखा जाए तो कश्मीर के चयन को कूटनीति के असर के आधार पर असर को हो सकता है, क्योंकि G20 देशों के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद की स्थिति पर अलग अलग विचार हो सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अगले साल जो सितंबर में G20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होगा, वहां पर करीब करीब 200 से अधिक लोग भारत में आने वाले हैं और 200 से अधिक बैठक भी होने वाली है। बहुत सारे देश राष्ट्र के लोग आएंगे। G20 जो जिनमें 20 देश हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, उन सभी सदस्य भारत में आएंगे। इसके अलावा डिफरेंट जगहों पर बैठक होगा, है ना। तो इससे संबंधित तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई भारत 1 दिसंबर 2022 से एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता को ग्रहण करेगा। शिखर सम्मेलन के अतिथि देश के रूप में भारत स्पेशली कुछ देशों को इनवाइट किया है, जैसे बांग्लादेश हुआ, आपका मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, आपका नाइजीरिया है, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी राष्ट्रों को भारत में आमंत्रित किया है भारत ने G20 में सम्मेलन में भाग लेने के लिए। हालांकि ये राष्ट्र जो है, ये राष्ट्र G20 के सदस्य नहीं होने के बावजूद में, अगर G20 के सदस्य की बात करें तो 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 19 देश में आपका अर्जेंटीना हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, आपका ब्राजील हुआ, कनाडा हुआ, G7 आप याद होगा आपका, है ना, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, आपका भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन संघ, ये सभी मिलकर एक तरीके से G20 का ये बनाता है। तो इससे आपके प्रश्न इसमें बन सकते हैं। ये प्रमुखता रूप से आप यहां पर देख सकते हैं। एक और सबसे प्रमुख की अगर हम बात करें, GS3 की अगर हम बात करें तो GS3 में आपका इंडियन इकोनॉमी से संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं और उसमें आपका जो प्रमुख है RBI की बात कही गई है। RBI ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सुना हुआ, भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक है, हमारे यहाँ एक तरीके से टैकलमेंट का काम करता है। तो हाल ही में अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है वैसे बैंकों पर लगाई जाती है जो खास करके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में ज्यादातर है। बैंक के भिन्न वित्तीय अनुपातों में सुधार दिखाया, जिसमें न्यूनतम नियामक पूंजी और शुद्ध एनपीए शामिल होते हैं। यहां तक कि अपने उच्च शुद्ध एनपीए और संपत्ति के नकारात्मक रिटर्न के कारण जो है जून 2017 में आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है। जो पीसीए का जो मापदंड है ना, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है, इसके तहत जो है आरबीआई जो कुछ अधिकार को छीन लेती है। आरबीआई जो है उन बैंकों को कहती है जिस पर पीसीए लगाया गया है कि आप नए ब्रांच ओपन नहीं कर सकते हैं, नए लोन को सैंक्शन नहीं कर सकते हैं, तरह तरह की जो है उसकी क्राइटेरिया होती है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है उससे हटा दिया है। एक पर्यवेक्षिक उपकरण है, ये है क्या, तो एक उपकरण है, ये तब लगाया जाता है जब कोई बैंक पूंजी पर जोखिम भरित संपत्ति अनुपात और शुद्ध एनपीए परिसंपत्ति पर रिटर्न की कुछ नियामक सीमाओं को उल्लंघन करता है, तब इस तरीके के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत उसके अंदर में डाल दिया जाता है। तो ये एक तरीके से 5 जो है सबसे प्रमुख आपका न्यूज था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जो आपके करंट अफेयर और समसामयिक घटनाओं के लिए इस चैनल पर बने रहें, और आपको अगर अच्छा लगता है तो बेहतर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशंस मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।